नमस्ते दोस्तों। इतिहास सिर्फ क्लास में एक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन में भी एक विषय है। अब इस वीडियो में हम भारत के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्ययुगीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत को सरल शब्दों में समझाया जाए तो भारत के प्रारंभिक काल की इतिहास को ही प्राचीन भारत कहते हैं। 3600 BCE से 500 CE तक की घटनाओं को प्राचीन भारत का इतिहास माना जाता है। दूसरा है मध्ययुगीन भारत। यह प्राचीन भारत और वर्तमान भारत के बीच की अवधि का इतिहास है, जिसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यह 500 CE से 1500 CE तक की अवधि को कवर करता है। अब तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का मतलब वही भारत है जिसमें हम आज जी रहे हैं। यह 1500 CE से वर्तमान तक की अवधि को कवर करता है। इसलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए AD, BC, BCE, CE के बारे में जान लें। ये अक्षर इतिहास में अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। इनके बारे में जानने से हमें इतिहास का सही अर्थ समझने में मदद मिलेगी। यहाँ BC और AD संक्षिप्त रूप हैं, जो एक समय अवधि को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले के वर्षों को BC कहा जाता है। AD का मतलब अन्नो डोमिनी होता है, जो लैटिन भाषा में है, और इसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष होता है। AD समय अवधि में यीशु मसीह के जन्म से वर्ष की गिनती शुरू होती है। उदाहरण के लिए 2025 को 2025 AD कहा जाता है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले की पूरी समय अवधि को BC कहा जाता है। यहाँ एक रोचक बात यह है कि BC गिनती उल्टी दिशा में होती है। उदाहरण के लिए 300 BC का मतलब है कि यह 8 AD से पहले का वर्ष था, यानी यीशु मसीह के जन्म से 300 साल पहले। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डेटिंग पद्धति में 0 नहीं होता, यानी 1 BC के बाद सीधे एंड AD शुरू हो जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्षों को दर्शाने के लिए इन संक्षिप्त का उपयोग किया जाता है। कुछ कारणों की वजह से हमारा भारत भी इन संक्षिप्त रूपों का उपयोग सैकड़ों वर्षों से कर रहा है। यीशु मसीह के जन्म के बाद वर्षों की गिनती 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह बढ़ती है, और 2025 यानी वर्तमान वर्ष को AD या CE कहा जाता है। CE का अर्थ कॉमन एरा होता है। इसी तरह यीशु मसीह के जन्म से पहले के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस क्रम में पीछे जाती है। इसे BC या BCE कहा जाता है। BCE का अर्थ बिफोर कॉमन एरा होता है। अब सवाल आता है कि जब AD और CE एक ही चीज हैं और BC और BCE भी एक ही चीज हैं, तो फिर 2 अलग अलग नाम क्यों? इसका कारण यह है कि AD और BC के नाम ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि AD का मतलब यीशु मसीह का वर्ष होता है, लेकिन CE और BCE को धार्मिक तटस्थता, सेकुलरिज्म बनाए रखने के लिए अपनाया गया, ताकि इसे सभी संस्कृतियों और धर्मों के लोग बिना किसी धार्मिक संदर्भ के इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत को कई भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं कि यह विभाजन कैसे किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक काल, वैदिक पीरियड, प्राचीन भारत के राज्य और साम्राज्य, किंगडम्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल बारे में जानते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक युग, प्री हिस्ट्री, प्रोटो ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्ट्री, ऐतिहासिक युग, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वह काल है जो लिखित इतिहास से पहले का है। इसे सरल शब्दों में समझें तो यह वह समय था जब समाज का विकास हो रहा था, लेकिन लोग अभी तक लेखन कला विकसित नहीं कर पाए थे, यानी यह वह इतिहास है जो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। यह वह अवधि है जो अलिखित इतिहास और लिखित इतिहास के बीच की कड़ी मानी जाती है, अर्थात यह वह समय था जब कुछ सभ्यताओं में लेखन प्रणाली थी, लेकिन वह पूरी तरह विकसित नहीं थी या अभी तक पूरी तरह समझी नहीं गई है। तीसरा है हिस्ट्री। यह वह समय है जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, यानी इस काल की जानकारी शिलालेखों, पांडुलिपियों और अन्य लिखित स्रोतों से मिलती है। जिस इतिहास के लिखित प्रमाण नहीं होते उसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। जिस इतिहास के लिखित प्रमाण होते हैं उसे हिस्ट्री कहते हैं, और इन दोनों के बीच की अवधि को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रमाणित करने के लिए 2 सोर्सेज होते हैं। नॉन लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स। नॉन लिटरेरी सोर्स वे होते हैं
जिनमें लिखित जानकारी नहीं होती। इनमें प्राचीन वस्तुएं और पुरातात्विक अवशेष शामिल होते हैं। अब पहले नॉन लिटरेरी सोर्सेज में सिक्कों, कॉइन्स के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत में करेंसी कागज के रूप में नहीं बल्कि सिक्कों के रूप में प्रचलित थी। भारत में पाए गए सबसे पुराने सिक्के मुख्य रूप से चांदी, तांबे और सोने से बने थे। बाद में सिक्कों पर राजाओं, देवताओं, तिथियों और अन्य महत्वपूर्ण नामों और प्रतीकों को अंकित किया जाने लगा। ये सिक्के पाए गए स्थान उनके प्रचलन वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। ये सिक्के विभिन्न शासक वंशों के इतिहास को बताने में सक्षम हैं। इन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। नॉन लिटरेरी सोर्सेस में दूसरा है आर्कियोलॉजी। यह प्राचीन स्थलों को व्यवस्थित रूप से परत दर परत खुदाई करके वहां के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है। इस खुदाई में मिले अवशेषों की उम्र और उनकी सटीक तिथि का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार किया जा सकता है। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में तीसरा सोर्स इंस्क्रिप्शंस है। प्राचीन काल में लोग राज्य के नियम, ग्रंथ और महत्वपूर्ण घटनाओं को मिट्टी की पट्टिकाओं या पत्थरों पर लिखा करते थे। ऐतिहासिक घटनाओं, शासन प्रणाली तथा उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में शिलालेख बहुत सहायक होते हैं। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में चौथा है फॉरेन अकाउंट्स। उस समय भारत में ग्रीक, चाइनीज और रोमन यात्री आया करते थे। वे हमारे देश का इतिहास जानकर कुछ पुस्तकें लिखते थे। ग्रीक के मेगास्थीन्स ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और उनकी शासन प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखी। चाइनीज यात्री ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की स्थिति तथा नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तार से वर्णन किया। इसी तरह ग्रीक भाषा में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच के बंदरगाहों और वस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है। अब हम लिटरेरी सोर्स के बारे में जानेंगे। लिटरेरी सोर्स में पहला रिलीजियस लिटरेचर है। रिलीजियस लिटरेचर का अर्थ प्राचीन भारतीय काल की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से है। प्राचीन भारत को जानने के लिए यह रिलीजियस लिटरेचर भी उपयोगी साबित हुआ है। यह साहित्य विभिन्न ग्रंथों को शामिल करता है। आइए कुछ उदाहरण देखें, लेकिन पहले वेदों के बारे में जानें। वेदों का नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि यह किसी विशेष समुदाय या धर्म से संबंधित है, लेकिन यह सच नहीं है। जब मनुष्य धरती पर आया तो उसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और इस धरती की प्रकृति की रक्षा करते हुए कैसे जीवन जीना चाहिए, इसी को महर्षियों ने तय किया। यही जीवन शैली वेद कहलाती है। ये वेद 4 प्रकारों में विभाजित किए गए हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इन्हीं वेदों के अलावा उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाभारत और रामायण को भी साहित्यिक स्रोतों के रूप में माना जाता है। उस समय लोगों को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। पहला स्टोन एज, जिसमें उस समय के लोग सभी कार्यों के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। इसके बाद उन्होंने कांस्य, ब्रॉन्ज का उपयोग करना शुरू किया, इसलिए उस समय को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। इसके बाद तीसरा युग आयरन एज कहलाया, जब लोगों ने आयरन का उपयोग शुरू किया। स्टोन एज से लेकर आयरन एज तक मानव सभ्यता को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। पेलियोलिथिक पीरियड, इसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। मेसोलिथिक पीरियड, इसे लेट स्टोन एज कहा जाता है। नियोलिथिक पीरियड, इसे न्यू स्टोन एज कहा जाता है। चाल्कोलिथिक पीरियड, इस युग में लोग स्टोन एंड कॉपर दोनों का उपयोग करने लगे। आयरन एज, इस युग में लोग आयरन का उपयोग करने लगे। तो आइए पहले पेलियोलिथिक एज के बारे में जानें। पैलियो का अर्थ है ओल्ड और लिथिक का अर्थ है स्टोन, इसलिए पैलियोलिथिक युग को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक शब्द को 1865 में सर जॉन लुबॉक नामक व्यक्ति ने खोजा था। पैलियोलिथिक काल में मनुष्य मुख्य रूप से जानवरों का शिकार करता था और भूमि पर उगने वाली फसलें, मूंगफली आदि एकत्रित करता था। वे अधिकतर मूंगफली और अन्य प्राकृतिक रूप से उगने वाली फसलों को एकत्रित करके जीवन यापन करते थे। उस समय पृथ्वी ज्यादातर बर्फ से ढकी रहती थी। विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण भागों में पूरी तरह बर्फ ही होती थी। बाकी क्षेत्रों में ठंड थोड़ी कम होती थी और यही वे स्थान थे जहां ये लोग निवास करते थे। वे जानवरों को मारने के लिए पहाड़ों में पाई जाने वाली पत्थरों का उपयोग करते थे। उस समय उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था, न तो घर बनाने की समझ थी और न ही उसमें रहने की अवधारणा थी। इसलिए ये लोग गुफाओं में रहते थे और ज्यादातर नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। इस पैलियोलिथिक युग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक काल, इस समय पूरी दुनिया का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ था। इस काल के लोग पत्थरों को कुल्हाड़ियों के रूप में बनाकर पेड़ों को काटने के लिए उपयोग करते थे। अब आइए देखते हैं कि इस पैलियोलिथिक काल से संबंधित प्रमाण भारत में कहाँ पाए गए हैं। शिवालिक रेंज, सोन वैली, बेलन वैली, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। बेलन वैली में पैलियोलिथिक काल से संबंधित मानव गुफाएं पाई गई हैं। कश्मीर में पहलगाम, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। भीमबेटका नाम को विशेष रूप से याद रखें क्योंकि यह न केवल पैलियोलिथिक काल बल्कि सभी ऐतिहासिक कालों से संबंधित मानव अस्तित्व के प्रमाण प्रदान करता है। इसके बाद पैलियोलिथिक काल से संबंधित प्रमाण निम्नलिखित स्थानों पर भी पाए गए हैं। सिंहतलाव, राजस्थान, निवासा, महाराष्ट्र, हंसीगी, कर्नाटक, अतिरमपक्कम, तमिलनाडु। मिडिल पैलियोलिथिक, इस काल में लोगों ने हाथ की कुल्हाड़ी का उपयोग कम कर दिया। इसके बजाय वे पतले और हल्के उपकरणों का उपयोग करने लगे। अब देखते हैं कि इस काल से संबंधित प्रमाण कहाँ पाए गए हैं। मध्य पैलियोलिथिक काल से संबंधित प्रमाण निम्नलिखित स्थानों पर पाए गए हैं। सोन वैली, रोहिरी हिल्स, लूनी वैली, राजस्थान। नर्मदा नदी क्षेत्र, भीमबेटका, तुंगभद्रा नदी घाटी क्षेत्र। इस काल में लोग पत्थरों को थोड़ा और तेज करके उपयोग करने लगे। वे मुख्य रूप से फ्लैग टूल्स का अधिक इस्तेमाल करते थे। वे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तेज बनाते थे। इसके अलावा ये लोग ब्लेड टूल्स का भी उपयोग करते थे। ब्लेड का अर्थ है जैसे आज हम जिस ब्लेड का उपयोग करते हैं वह दोनों तरफ से तेज होती है, उसी तरह ये लोग पत्थरों को दोनों तरफ से तेज करके उन्हें औजारों के रूप में इस्तेमाल करते थे। अपर पैलियोलिथिक, यह पैलियोलिथिक युग का अंतिम चरण था। इस काल के लोग पत्थरों को विकसित कर चुके थे और उन्हें अलग अलग आकारों में तेज बनाते थे। इसी ऊपरी पैलियोलिथिक काल में होमोसेपियंस से संबंधित प्रमाण मिले हैं। होमोसेपियंस का अर्थ है आज के आधुनिक मानव जो वर्तमान समय में जीवित हैं। अब देखते हैं कि अपर पैलियोलिथिक काल के लोगों के एविडेंस कहाँ मिले हैं। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। जब अपर पैलियोलिथिक काल आया तब तक पृथ्वी से बर्फ पिघल चुकी थी और मौसम समान रूप से स्थिर हो गया था। मेसोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक युग के बाद मेसोलिथिक युग आया। मेसोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। मेसो का अर्थ है मिडल, लिथिक का अर्थ है स्टोन, इसीलिए मेसोलिथिक युग को मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। मेसोलिथिक युग में बदलाव, इस युग में टेम्परेचर बढ़ गया और जलवायु गर्म हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि बर्फ पिघलने लगी, जिससे पेड़ पौधों और जानवरों में बदलाव आया। मेसोलिथिक काल के लोगों का जीवन, इस समय के लोग छोटे झोपड़ों में रहने लगे। वे मुख्य रूप से मछली पकड़ने और फूड गैदरिंग पर निर्भर थे, लेकिन बाद में उन्होंने पालतू जानवरों को पालना शुरू किया। साथ ही उन्होंने पौधे उगाना भी शुरू किया, जिससे कृषि की शुरुआत हुई। पहला पालतू जानवर कुत्ता, बाद में भेड़ और बकरियां भी पालतू बनाए गए, जो इस युग के सबसे सामान्य पालतू जानवर थे। इस युग के लोगों ने जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनना शुरू किया। ये लोग गुफाओं की दीवारों पर चित्र भी बनाते थे। नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक युग के बाद नियोलिथिक युग की शुरुआत हुई। नियो का अर्थ है न्यू, लिथिक का अर्थ है स्टोन, इसीलिए इसे नियोलिथिक कहा जाता है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव इसी युग में आया। फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन की ओर परिवर्तन इसी काल में हुआ। औजारों और हथियारों में सुधार, इस युग के लोग पत्थरों को पॉलिश करके और भी तेज बनाते थे। इन्होंने बोन्स से बने वेपन्स का भी उपयोग करना शुरू किया। बाद में जब लोगों ने व्हील की खोज की तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का उपयोग करना शुरू किया। इसी युग में बोट निर्माण की शुरुआत हुई। बुनाई की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई। नियोलिथिक युग के लोग अधिक स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। तो चलिए देखते हैं कि इन नवपाषाण युगीन लोगों के जीवन के सबूत कहाँ मिले हैं। इलाहाबाद में कोल्डिहवा और महागरा में इन लोगों द्वारा बनाए गए पहाड़ियों के साथ साथ उनकी झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुखाई गई मिट्टी की ईंटें मिली हैं। इसके अलावा कश्मीर के बुरजहाम में भी कुछ वस्तुएं पाई गई हैं। इसके अलावा बिहार के चिरांद, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी और बेलन घाटी में भी कुछ वस्तुएं खोजी गई हैं। इस चाल्कोलिथिक युग में लोग तांबे का अधिक उपयोग करते थे। हालांकि यह चाल्कोलिथिक काल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी की सभ्यता। इसी चाल्कोलिथिक काल में लोगों ने देवताओं की पूजा करना शुरू किया।
वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और हिरण का शिकार किया करते थे। हालांकि उस समय घोड़े थे या नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। वे गेहूं और धान का उत्पादन करते थे। साथ ही वे काले चने, हरे चने और रागी भी उगाते थे। जो लोग इस युग में पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे, वे मछलियों और चावल पर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करते थे। इस युग के लोग मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहते थे। यहीं से ग्राम व्यवस्था की शुरुआत हुई। चालकोलिथिक काल के लोग आभूषणों को बहुत पसंद करते थे। महिलाएं शंख और हड्डी से बने आभूषण पहनती थीं। अब देखते हैं कि इनसे जुड़े प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं। राजस्थान में अहार और गिलुंड, महाराष्ट्र में दैमाबाद, मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, मध्य प्रदेश में नेवासा में इनका प्रमाण मिला है। अब हम प्री हिस्टोरिक खोजों के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भीमबेटका में पेंटेड रॉक शेल्टर्स खोजे गए। पेंटेड रॉक शेल्टर्स का मतलब है पहाड़ों और चट्टानों पर बनी प्राचीन पेंटिंग्स। इसी तरह कपास को नेवासा में खोजा गया था। अतरंजी खेड़ा में वस्त्र मुद्रण, टेक्सटाइल प्रिंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। हस्तिनापुर में गन्ने, शुगरकेन के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव में माता देवी मदर गोडेस की प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन कृषि एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। कोलडीवा में सबसे पहले चावल राइस के साक्ष्य मिले हैं। बागोर में जानवरों के पालने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साक्ष्य मिले हैं। अगला, चिरांद में सर्प पूजा सरपेंट कल्ट के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे।